मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, राजनीतिक विचारधारा का जो आपके सामने पेपर होगा, उससे संबंधित ये कंप्लीट आपके सामने मास्टर क्लास लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? मास्टर क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा आपके सामने। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आपके सामने आपकी 3 यूनिट आती है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। आपको पूरा वीडियो देखना है। समझ में आ गया? चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। आप सबको पता अपने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है और वो टारगेट तभी पूरा होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और पीडीएफ, ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ फ्री में आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा फ्री में उसको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ का जो लिंक है वो टेलीग्राम में टेलीग्राम का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। वहां से जाकर आपके सामने क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गया? साथ के साथ कोने में जो आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं अब आपके सामने क्लास को। पहला प्रश्न है, उदारवाद और एवं रूढ़िवाद क्या होता है? उदारवाद क्या होता है, रूढ़िवाद क्या होता है, दोनों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला नंबर प्रश्न आपके सामने, उदारवाद का अर्थ, विकास को स्पष्ट कीजिए तथा उसके विभिन्न रूपों को वर्णन कीजिए। क्या करना है? उदारवाद क्या होता है, उदारवाद के आपके सामने अर्थ व विकास को स्पष्ट करना है तथा इसके अलग अलग जो रूप है उसका भी वर्णन करना है। समझ में आ गया? उदारवाद विचार धारा क्या होती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए भूमिका पढ़े। उदारवाद आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की सबसे प्रमुख विचारधारा है जिसका जन्म 17वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतवाद और निरंकुश प्रजातंत्र के विरोध में हुआ था। देखो मैं आपके सामने समझाऊं। उदारवाद नाम से आपको क्या पता चल रहा है? उदार करना। उदार मतलब किसी भी इंसान का विकास करना, किसी भी इंसान के जीवन में आगे बढ़ने में मदद करना। समझ में आ गया? किसी भी इंसान का विकास करना, ये आपके सामने उदार शब्द से आपको ये चीज समझ में आती है कि भाई किसी की भलाई हो रही है जीवन में। तो यही आपके सामने ये जो विचारधारा है उदारवाद की विचारधारा आधुनिक राजनीतिक जो विज्ञान है उसकी सबसे प्रमुख विचारधारा है। इसकी शुरुआत कब होती है? 17वीं शताब्दी के अंदर जो यूरोप है ना, यूरोप के अंदर क्या होता है भाई? आपके सामने जो औद्योगिक क्रांति आ जाती है। कौन सी क्रांति आ जाती है? औद्योगिक क्रांति आपके सामने देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलती है। उसके वजह से क्या होता है आपके सामने, जो लोग है ना, जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं आपके सामने? वो एक प्रकार का तंत्र निर्माण करते हैं। पैसे वाले लोग, कुलीन समाज के लोग, वो कुलीन जो लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, वो आपके सामने क्या करते हैं? जो चर्च होता है ना आपके सामने, चर्च में भी पैसे वाले लोग बैठ जाते हैं। और जो राजा है, राजा का जो मंत्रिमंडल होता है उसमें भी आपके सामने ये जो कुलीन पैसे वाले लोग हैं वो बैठ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं आपके सामने? ये जनता की जो प्रजा है भाई, दुनिया में अमीर लोग तो यही पहले भी इतने हुआ करते थे, कोई 5 से 10% पूरी दुनिया में अमीर लोग रहते हैं, 90% तो आम जनता ही रहती है भाई, है ना। और ये भी ज्यादा बता दिया मैंने, 1-2% ही लोग बहुत ज्यादा अमीर रहते हैं। तो वो 1-2% क्या क्या आपके सामने? वो चर्च हो गया, जो राजनीति को कंट्रोल करता था, जो समाज के धर्म को कंट्रोल करता था, वहां पर भी बैठ गए। और जो राजा जो समाज को चलाता था वहां पर भी बैठ गए। और वो क्या करते थे? भाई आपके सामने, जो जनता है उसकी भलाई के फैसले बिल्कुल नहीं लेने देते थे राजा को। समझ में आ गया? सामंतवाद की विचारधारा मतलब जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो जो आम जनता है उससे खूब काम कराते थे, बदले में उसको पैसा नहीं देते थे। और राजा भाई अपने क्या है, उन कुलीन लोग, जो पैसे वाले लोग, उनसे धन संपदा लेता था टैक्स के रूप में, और खूब अपनी भोग विलासिता में ऐश की जिंदगी जी रहे थे। जनता वहां पर परेशान हो रही थी। समझ में आ गया? तो उस समय के आपके सामने जो राजनीतिक जो विचारक हैं, जो समाज के जो समझदार लोग हैं, वो निकल कर आते हैं और उन्होंने समाज में हर वर्ग की भलाई के लिए जो सिद्धांत दिया, उसी को क्या कहा जाता है भाई? उदारवाद का सिद्धांत। कि समाज में भाई सिर्फ पैसे वाले लोगों का और जमींदार लोगों का ही भलाई नहीं होनी चाहिए, समाज के हर लोगों की भलाई होनी चाहिए। उसी को उदारवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो सामंतवाद व निरंकुश प्रजातंत्र के विरोध में हुआ था। और इसके जॉन लोक हैं वो इसके उदारवाद के जनक माने जाते हैं। किसको माना जाता है? जॉन लोक को। किसको माना जाता है भाई? जो जॉन लोक है वो आपके सामने उदारवाद के प्रमुख जनक माने जाते हैं। अगले वाले पॉइंट की तरफ आपके सामने बढ़ते हैं अपन। उदारवाद शब्द लेटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। किससे बना भाई? आपके सामने
उदारवाद जो शब्द है वो उसका जो आपके सामने लिबरलिज्म शब्द है, उदारवाद की इंग्लिश में अगर अपन पढ़े तो ये शब्द है ना, इसका इंग्लिश में लिबरलिज्म शब्द बनता है। और जो शब्द कहां से निकला है, लिबर से, LIBER। इंग्लिश का जो लैटिन भाषा का लगभग शब्द है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से आपके सामने शब्द निकले हैं। तो ये भाषा भी, ये शब्द भी लैटिन भाषा से निकलता है और इसका शब्द का क्या है, लिबर, इसका मूल रूट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है फ्रीडम। क्या होता है भाई, फ्रीडम या स्वतंत्रता। जो जनता है उसको क्या, ये जो सामंतवादी कुलीन पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने प्रजा को आपके सामने सौंप के रख रखा है, जो उनके जीवन को कंट्रोल कर रखा है, उनसे उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यह विचारधारा मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी बनाती है और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उच्च मूल्य प्रदान करती है। मतलब यह विचारधारा क्या कहती है कि मनुष्य ना वो इन धार्मिक जो लोग हैं, जो धर्म या चर्च में बैठे जो लोग हैं, या फिर आपके सामने ये जो राजा है, या आपके सामने जो ये जो सामंतवादी लोग हैं, क्या है ये सामंतवादी जो लोग हैं, इन सब के आपके सामने, इन सब को आप है ना भगवान मत मानो। क्या, इन सबको भगवान मत मानो, इन्हीं के इशारों पर मत चलो, खुद की बुद्धि का भी उपयोग करो और आपकी भी कुछ स्वतंत्रता है। क्या क्या स्वतंत्रता है, पहली स्वतंत्रता की बात की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आज आप कह देते ना भाई मैं तो मेरे मन में होगी बात करूंगा, मतलब जैसा मुझको अच्छा लगेगा वैसा करूंगा, तो ये कौन सी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मेरे को जैसे पढ़ाई चुननी है वो मैं चुनूंगा, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी। जिससे शादी करनी है उसे करूंगा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी। जैसा खाना पहना रहना सहना जो आप खुद के डिसीजन ले सकते हो, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये पहले भारत में भी नहीं थी, कहीं नहीं थी। ये जोन लोग जैसे विचारक हुए, उदारवाद के कॉन्सेप्ट लेकर आए और समाज में लोगों के आपके सामने जो स्वतंत्रताएं होती हैं, पहले क्या समाज की स्वतंत्रताएं हुआ करती थी। जिसके पास पैसा है, जो आपके सामने ताकतवर है, वो उसी के पास स्वतंत्रताएं थी, बाकी लोगों के पास नहीं थी। आज के समय हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है। जो आधुनिक, जो आपके सामने अपने वो होते हैं, जो आपके सामने जो आधुनिक जो लोकतंत्र है, उसमें उनको मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया, ये सब चीजें जो उदारवाद की परिभाषा से निकली चीजें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक, पैसे ना पैसे, मैं काम करूंगा तो उसके बदले मेरे को पैसा मिलना चाहिए, ये क्या कहलाता है, आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। राजनीतिक, समाज में चाहे आप नीचे से आ रहे हो चाहे ऊपर के तबके से आ रहे हो, जाति धर्म लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति समाज में खड़ा होकर क्या कर सकता है, आपके सामने राजनीति में भाग ले सकता है। इसी को राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। तो ये उदारवाद की परिभाषा यही है। ये सब स्वतंत्रता सबसे बना है, जिसका कहना है कि आप विवेकशील समझदार व्यक्ति बनो और आपको अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं को भी समझो। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं। विकास और विभिन्न रूप, डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट हुआ, समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के अपने रूप बदलते गए, जिनके 3 प्रमुख रूप है। क्या हुआ, समय बदलता चला गया, उसके हिसाब से जो उदारवाद की विचारधारा है, कौन सी, उदारवाद की जो विचारधारा है, भाई कोई भी चीज जब बड़ी होती है धीरे धीरे, बच्चा भी बड़ा होता है उसकी सोच बदलती है ना। तो इसी तरीके से जो चीजें बड़ी होती है ना, तो उसी हिसाब से चीजें बदलती चली जाती हैं। समय बदलता चला गया और उदारवाद के भी क्या हो गए, अलग अलग प्रकार के रूप हो गए। क्या हो गए, उदारवाद के भी आपके सामने क्या है, अलग अलग प्रकार के आपके सामने रूप देखने को मिले। क्या देखने को मिले, उदारवाद के भी आपके सामने रूप देखने को मिले और ये 3 प्रमुख भागों में बट गए। कौन कौन से थे वो 3 प्रमुख भाग, अलग अलग विचारकों के विचार है। पहला है शास्त्रीय नकारात्मक उदारवाद। 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के अंदर जो शास्त्रीय और नकारात्मक उदारवाद देखने को मिला है, जिसके समर्थक जॉन लॉक, एडम स्मिथ और हेबर्ट स्पेंसर रहे। कौन रहे, जो शुरुआती विचारधारा, उदारवाद की जो शुरुआती विचारधारा रही 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में के जो विचारक हैं, जिसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ व हेबर्ट स्पेंसर के द्वारा विचारधारा दी गई, जिसमें क्या था, यह राज्य को एक आवश्यक बुराई, एविल मानता। उनके अनुसार राज्य का केवल काम सुरक्षा व न्याय करना है। पहरेदार राज्य, नाइटमैन, ये मुक्त बाजार, असीमित संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं। मैं आपको समझाता हूं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो राज्य है ना, जो राजा होता है, राज्य का मतलब जो राजा होता है, वो लोगों की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। ये चीज गलत है भाई, यह राक्षसी प्रवृत्ति है। क्या मानना है, ये एक प्रकार की बुराई वाली प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का काम या राज्य का काम सिर्फ क्या है, सुरक्षा देना। बाहरी लोग है ना, बाहरी राज्य या बाहरी जो दुनिया है वो आपका अन्याय नहीं कर सके, उसके विरुद्ध सुरक्षा देना राजाओं के काम है। राजा को काम यू है कि भाई सुरक्षा दे था, उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं। वो थारे कैसा धर्म मानना चाहिए, कैसी नीतियां, ये सब चीजें उसका कोई भी काम नहीं है।
मुक्त बाजार और असीमित संपत्ति के अधिकार, मतलब ये किस चीज का विरोध करते थे? बहुत सारे जिन लोगों के पास पैसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाती है। इस वजह से क्या, जो गरीब होता है वो और गरीब होता चला जाता है, अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता चला जाता है। तो इस प्रकार की विचारधारा के भी वो खिलाफ थे कि अगर जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा ना, वो टैक्स दे और आपके सामने वो गरीबों में वो पैसा बटे या नीतियों के रूप में उसको बांटा जाए। तो असीमित संपत्ति के भी ये काफी ज्यादा विरोधक माने जाते थे। फिर अगली विचारधारा निकल कर आती है आधुनिक व सकारात्मक उदारवाद। 20वीं शताब्दी के अंदर एक नई विचारधारा आई, कौन सी? आधुनिक व सकारात्मक उदारवाद। क्या है इसमें? इसके समर्थक जेएस मिल, टीएच ग्रीन और हेराल्ड लास्की थे। कौन थे भाई इसके आपके सामने? जेएस मिल, टीएच ग्रीन व हेराल्ड लास्की जैसे आपके सामने प्रमुख इसके जो उदारवाद के विचार करे 20वीं शताब्दी के अंदर। इसमें बात करें अपन, शास्त्रीय उदारवाद ने भयंकर गरीबी व असमानता पैदा की, इसीलिए जो आपके सामने आधुनिक उदारवाद ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। जो इससे वाला आपके सामने जो शास्त्रीय उदारवाद है ना, इसके जो विचारधारा थी, इससे समाज में और ज्यादा क्या हो गया, गरीबी और असमानता फैलने लग गई। जो अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता है या समाज में जो और ज्यादा वर्ग है उसमें डिफरेंस फैलने लग गया। इसीलिए क्या हुआ, अब इस प्रकार के समाज की बात की गई जो कल्याणकारी राज्य हो। कैसा राज्य हो? कल्याणकारी राज्य हो। कल्याणकारी राज्य यही होता है आपके सामने जो जनता की भलाई के लिए काम करे। जो राज्य क्या, जो राज्य जनता की भलाई के लिए काम करे उसी को क्या कहा जाता है? कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना जाता है। इसमें माना कि राज्य बुराई नहीं बल्कि भलाई के साधन है। इसमें क्या माना गया? राज्य होता है ना, वो राज्य का काम बुराई नहीं करना नहीं है। राज्य का काम क्या है? जनता को परेशान करने का नहीं है, जनता को भलाई के लिए काम करने का है। राज्य को गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, आज के समय जो समाज होता है ना, उसके राज्य ऐसे होते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों का क्या काम है? मुफ्त में शिक्षा मिले, मुफ्त में या सस्ती शिक्षा मिले, है ना, अच्छी स्वास्थ्य मिले और लोगों को रोजगार करवाया जाए। सरकार की यही काम है। अपने जो राज्य नीति निर्देशक तंत्र है, तत्व है, डीपीएसपी बोला जाता है उनको, डीपीएसपी बोला जाता है अपना जो लोकतंत्र के अंदर, उसके अंदर देखना यही बातें कही गई हैं। एक कल्याणकारी राज्य की निर्माण करने की बात कही गई है, जिसमें क्या कहा गया कि समाज जो राज्य उसका यही काम है, गरीबों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य और रोजगार मिलना चाहिए। राज्य कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई का साधन भी होते हैं। समझ में आ गया? चलिए फिर अगली विचारधारा निकल के आई नव उदारवाद की विचारधारा 20वीं शताब्दी के अंत में। समर्थक एएफ ए हायक व मिल्टन फ्रीडमैन जैसे लोग देखने को मिले। कल्याणकारी राज्य के कारण सरकारों पर भारी कर्ज हो गया। पहले तो बुराई मानी गई तो क्या हो, गरीबी बढ़ने लग गई। फिर नव जो आपके सामने अगली विचारधारा देखने को मिली अपनी, क्या नाम है उसका, जो आधुनिक विचारधारा उदारवाद की, उसमें क्या जनता का खूब कल्याण करने लग गए। जैसे आजकल की सरकारें कर रही है ना, खूब पैसा बांट रहे हैं लोगों के बीच में। इसी का ये फायदेमंद नहीं है, ये बहुत नुकसान करेंगी। जन सरकार का, आपकी जो सरकार होती है ना, उस पर धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये कर्ज एक दिन इकोनॉमी को कोलैप्स कर देगा। इसीलिए 1980 के दशक में मार्गरेट थ्रेचर व रोनाल्ड थिंगन के समय में नव उदारवाद आया और ये शास्त्रीय उदारवाद की ओर लौटा ले गया। ये फिर से जो पुरानी विचारधारा थी, जो जॉन लॉक जैसे विचारक देखे गए थे, उनकी तरफ फिर से लौटाकर लेकर गया, जिसमें निजीकरण और वैश्वीकरण और बाजारवाद को पुनर्समर्थक था। तीनों पॉइंट को समझाऊंगा। निजीकरण क्या है? सरकारी चीजें, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, बस राज्य में जो लगभग चीजें पहले जो सरकारी संस्थाएं चलाया करती थी, उनको हटाया जाए। कुछ प्राइवेट कंपनियां या जो उद्योगपति हैं उनके हाथों में चीजों को दिया जाए। उनके हाथों में अगर चीजें दी जाती है ना, तो एक तो जल्दी होती है, भ्रष्टाचार कम होता है। भाई सर, प्राइवेट कंपनी कोई भी काम करो जल्दी करे, बढ़िया करे। वैश्वीकरण, आपको जो आत्मनिर्भर होने पर जोर देना है कि लगभग चीजें हमारे देश में उत्पन्न हो, लेकिन दूसरे देशों के साथ भी आपको व्यापार करना पड़ेगा। आज के दिन पूरी की पूरी दुनिया एक दूसरे से व्यापार करती है, उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। बाजारवाद, बाजारवाद क्या होता है भाई? आप जो पैसा है ना, पैसा या बाजार में किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, इसको राज्य ना कंट्रोल करे। क्या ना करे? राज्य होता है ना, वो कंट्रोल ना करे, बल्कि मुक्त रूप से रहे आपके सामने। इसी को क्या कहा जाता? बाजारवाद कहा जाता है। मतलब प्याज 10 रुपए के मिलेंगे, 15 रुपए के मिलेंगे, ये सरकार डिसाइड नहीं करे। ये बाजार के जो आपके सामने कितना आयात निर्यात हो रहा है, उस वो बाजार है वो खुद आपके सामने चीजों के भाव को क्या कर ले? कंट्रोल कर ले। उसी को बाजारवाद कहा जाता है। और राज्य के कल्याणकारी कार्यों में कटौती की मांग की। जो ज्यादा जनता के लिए फ्री की चीजें मिलती है ना, उसमें भी कटौती की जानी चाहिए।
उदारवादी गतिशील विचारधारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल विचार कभी भटकी लेकिन समय के साथ राज्य की भूमिका नकारात्मक से सकारात्मक और नकारात्मक फिर सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ बढ़ी। भाई कोई भी चीज होती है, देखो आप सबको पता है जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती, समय के साथ उसमें बदलाव आते हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी समय के साथ बदलाव आए, समय में राज्य की जो भूमिका उसमें भी बदलाव देखने को मिले। भाई चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने अगले वाला प्रश्न आपके अधिनायकवादी, संरक्षणवादी और नवीन दक्षिणपंथी विचारधाराओं को विश्लेषण कीजिए। क्या करना आपको, अधिक नायकवादी कौन होते हैं, संरक्षणवादी कौन होते हैं और नवीन दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग कौन होते हैं, उनकी विचारधारा क्या कहती है, उसके बारे में अपन विश्लेषण करेंगे। भाई अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। ये तीन विचारधाराएं, ये जो तीनों की तीनों अधिनायकवादी, संरक्षणवादी और नवीन दक्षिणपंथी विचारधाराएं हैं, ये तीनों विचारधाराएं रूढ़िवादी कंजर्वेटिव के ही विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप है। जो रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, समाज में जो प्राचीन समय में जो लोगों की सोच है, प्राचीन समय की जो लोगों की विचारधारा है, उसी को रूढ़िवादी